हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत विभव और संधारित्र के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। इस प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चन रखा है, ठीक ना। और इस 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो, तो क्या बोल रहा है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। तो जिस अक्ष की ओर बोल रहा है ना, उसके विपरीत, तो उसके विपरीत कौन हो जाएगा। तो एक्स अक्ष की बोल रहा है तो एक्स वाई हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, वाई जेड। एक्स अक्ष है तो क्या हो जाएगा, वाई जेड तल की दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो, मतलब जेड अक्ष के अनुरूप उसकी दिशा में हो तो समविभव होगा। तो जेड अक्ष की ओर होगा तो इसके विपरीत दिशा कौन होगा, एक्स और वाई। तो एक्स वाई तल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई तल। कहने का अर्थ है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में तो वाई जेड होगा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में तो एक्स वाई होगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि किसी संधारित्र, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, यदि कई कई मतलब ढेर सारा होता है, तो उनके समूहन से उच्चतम धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। मान लो ढेर सारा संधारित्र है और उस संधारित्र से हम उच्चतम धारिता प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब अधिक धारिता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो हम लोग जब संधारित्र पढ़ रहे थे तो उसके लिए फॉर्मूला बताए थे, श्रेणी क्रम का 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या बताए थे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो और हम समांतर क्रम के लिए बताए थे C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। कहने का अर्थ है ये प्रतिरोध जो होता है ना उसके विपरीत चलता है। तो श्रेणी क्रम 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो कंफर्म है कि यदि हम लोग समांतर क्रम में मतलब डायरेक्ट यदि जोड़ेंगे कोई भी संधारित्र हो तो उसका मान क्या होगा, अधिकतम। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारा जो आंसर होगा वो समांतर क्रम होगा, क्योंकि समांतर क्रम में डायरेक्ट हम लोग जोड़ते हैं जो भी वैल्यू दिया गया, और श्रेणी क्रम में बटे करके जोड़ने के बाद मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाता है, मतलब आवेशित किया जाता है, तो इनके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो एक गोलीय चालक को जब आवेशित किया जाता है तो इनके केंद्र पर, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य, ठीक ना। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 64 समरूप बूंदे, 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफारड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। 64 समरूप बूंदे हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है, 5 माइक्रोफारड। मिलकर क्या बना रहा है, एक बड़ा बूंद बना रहा है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, इसके लिए एक फॉर्मूला बताते हैं, ठीक ना। तो फॉर्मूला होता है CB बराबर CS n का पावर 1/3, ठीक ना। तो हमें CB निकाल लेना, बड़ा निकाल लेना है। स्मॉल वाला कितना दिया है, 5 माइक्रोफारड का। n कितना बूंद लिया है, 64 का पावर कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये लिखेंगे 5 × 4 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, बटे 1/3। तो 3 से 3 क्या हुआ, खत्म। तो 5 × 4 कितना हो गया, लग टोटल हो गया 20 माइक्रोफारड। क्या हो जाएगा, 20 माइक्रोफारड। तो 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफारड है, मिलकर क्या बना रहे, एक बड़ी बूंद बना रहे। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफारड, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग किसको मापते हैं, ऊर्जा को। किसको मापते हैं, ऊर्जा को। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच संबंध होता है। क्या कुछ प्रश्न है, विद्युत विभव E और विद्युत विभव V के बीच संबंध होता है। तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच हम लोग फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला होता है E का, क्या याद है ना, फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको बटे कर देना है V से। V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। एक R से एक R, Q से क्या हो जाएगा, Q खत्म, इस पूरा से ये पूरा खत्म।
ये बच गया ई बटे भी बराबर 1/r। तो हमें ई निकालना है, तो ई बराबर हो जाएगा क्या, भी बटे आर। क्या हो जाएगा, भी बटे आर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, बी। क्या सही हो जाएगा, बी। ठीक ना। तो विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच जो संबंध होता है वो होता है ई बराबर डी वी बटे डी एक्स बोल सकते हो, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं ई बराबर वी बटे आर। ठीक ना। अगला प्रश्न है, एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, विभव के लिए भी बराबर 1/4 इंटू क्यू बटे, ये हमारा क्यू लिखा हुआ है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न विद्युतीय विभव की विमा होती है। किसका विमा पूछ रही है, विद्युतीय विभव की। तो हम लोग भी बराबर एक नॉर्मल सा फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, भी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू। ठीक ना। तो डब्ल्यू का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस टू, और हमारा क्यू आवेश जो इसका हो जाएगा ए टी। क्या हो जाएगा, ए टी। तो क्या बन जाएगा, एम एल तो है नहीं, तो एल का पावर 2, क्या हो जाएगा 2, और टी जब ऊपर जाएगा तो 2 पहले से 1 बाद में, तो टी का पावर -3 और ए का पावर -1। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पहला ए नंबर से, क्योंकि भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, और डब्ल्यू का होता है एम एल टू टी इनवर्स टू बटे क्यू का होता है ए टी। तो एम एम रह गया, एल का पावर 2 हो गया, टी ऊपर में 2 था, नीचे में 1, तो 3 बन गया, और ई ऊपर गया तो ए का इनवर्स हो गया। ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा है, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, तीन संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है, सी, श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा। श्रेणी क्रम के फॉर्मूला हम इसके पहले भी बता चुके हैं क्या, कि 1/c इक्विवेलेंट जो होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c हो जाएगा, तो 3/c 1/c इक्विवेलेंट का। तो हमें निकालना सी इक्विवेलेंट, मतलब कितना हो जाएगा, c/3। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही, सी नंबर। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग आराम से बना सकते हैं। यदि समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए, दो सुचालक गोला है और दोनों गोलों को क्या किया गया है, अलग अलग आवेशित करके एक करने के बाद परस्पर जोड़ दिया गया। तो जोड़ने के बाद क्या संरचित रहे, ऑप्शन दिया गया, दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो दो सुचालक गोला अलग अलग जब आवेशित करके एक दूसरे को परस्पर जोड़ दिया जाता है ना, तो दोनों का आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, बाकी बात ऊर्जा में ह्रास भी हो सकता है। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दोनों का आवेश क्या होंगे, संरक्षित रहेंगे, ऊर्जा का कोई निश्चित नहीं है। ठीक ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया। क्या किया गया है, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा। परिणामी विद्युतीय बल जो होगा ना, वो हमेशा शून्य होगा। क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसका परिणामी विद्युतीय बल जो होगा वो क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। ठीक ना। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक। तो हम लोग जानते हैं सी बराबर क्या होता है, Q बटे V, ये तो बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं क्या। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड बताए थे, इसलिए इसका ऐसे मात्रक क्या होगा, फैराड होगा। ठीक ना। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, E बराबर 1/2 CV²। क्या है, E बराबर 1/2 CV²। पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक ना। दो चालकों के बीच आवेश वितरण से, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से, दो चालक है, यदि उनके बीच आवेश का हम लोग क्या करते हैं, वितरण करते हैं, तो कन्फर्म है कि ऊर्जा का ह्रास होगा। क्या होगा, ऊर्जा की वृद्धि होती कभी नहीं, ऊर्जा का मान नियत रहता कभी संभव नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह हमारा क्या हो जाएगा, आवेश।
आवेश श्रेणी क्रम संयोजन में नहीं बदलता, ठीक ना। और समांतर क्रम की बात करेंगे तो समांतर क्रम में हमारा हो जाएगा विभवांतर। श्रेणी क्रम में आवेश नियत रहता है और समांतर क्रम के लिए हमारा विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे 3 संधारित्र था जिनमें से प्रत्येक की धारिता C था, लेकिन उसे किस क्रम में जुड़े थे, समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़े थे, समांतर क्रम में। तो उनकी समतुल्य धारिता क्या आई थी, C/3। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, C इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3 क्या हो जाएगा, C + C + C मतलब 3C। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो 19 का बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हमारा लास्ट प्रश्न है, वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है। वांडी ग्राफ क्या है, जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है ऐसी की शक्ति, उच्च आवृत्ति की धाराएं, कई लाख वोल्ट का विभवांतर, केवल अल्प धारा है। तो हमारा जो वांडी ग्राफ जनित्र है वो अधिक वोल्टेज के लिए बनाया गया था, मतलब कई लाख वोल्ट का विभवांतर वो क्या करता है, उत्पन्न करता है, कई लाख वोल्ट का विभवांतर, ठीक ना। ये हमारा था लास्ट प्रश्न। तो इस प्रकार से हम लोग आज 20 ऑब्जेक्टिव किए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसी प्रकार से आगे भी हम लोग विद्युत धारा का, इनके अलावा अन्य जो चैप्टर हमारा है सबका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक ना। और क्लियर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।